हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। जैसे कि आपको पता है ईसीजीसी पीयू का इंटरव्यू लाइंड अप है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करंट से पूछे जाते हैं। तो आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन है ईसीजीसी पीयू इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से वो हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। देखो, आपको पता है कि क्यों क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड की डेथ हो गई है, तो इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब यूके से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड की डेथ हुई है और उनका जो टेन्योर था वो था 1926 से 1922। मतलब जब उनकी डेथ हुई शी वॉज 96 ईयर्स ओल्ड और उन्होंने 70 ईयर्स रूल किया है। यूके में क्या सिस्टम है, जैसे यहाँ पे प्रिंसेस, ये हमारी क्वीन थी यूके की, और हमें पता है कि यूके का प्राइम मिनिस्टर भी होता है। तो यूके में जो सिस्टम चलता है उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्योंकि क्वीन की डेथ स्कॉटलैंड में हुई थी इसलिए इसको बोलते हैं ऑपरेशन यूनिकॉर्न। अगर क्वीन की डेथ लंदन में हुई होती तो इसको हम कहते हैं लंदन ब्रिज। ठीक है। जब क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड थी उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में 15 प्राइम मिनिस्टर्स देखे हैं, फ्रॉम विंस्टन चर्चिल टिल मिस ट्रूस। क्योंकि आपको पता है अभी लेटेस्ट जो प्राइम मिनिस्टर है यूके की वो है मिस ट्रूस। तो उन्होंने अपने जितना भी उनका टेन्योर है उन्होंने 15 प्राइम मिनिस्टर्स को बनते हुए देखा है, मतलब ठीक है। अभी इन्होंने अपने टाइम में कॉमनवेल्थ का बनना, ईयू का बनना, ब्रेग्जिट होना, वर्ल्ड वॉर्स, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस की हैं। और ये 3 टाइम इंडिया विजिट पर आई थी और 4 प्राइम मिनिस्टर से मिली हैं। और वो 4 प्राइम मिनिस्टर कौन है? नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, मनमोहन सिंह जी और नरेंद्र मोदी। फर्स्ट टाइम ये इंडिया आई थी 1961 में। अब इनकी डेथ के बाद जो प्रिंस चार्ल्स हैं वो बन गए हैं किंग्स चार्ल्स थ्री। ठीक है। अभी मतलब अभी फिलहाल गद्दी पे कौन है? किंग्स चार्ल्स थ्री। और इनकी वाइफ का नाम क्या है? क्वीन कैमिलिया। आपको पता है कि इनके पास कोहिनूर भी है, तो अब वो कोहिनूर क्वीन कैमिलिया के पास जाएगा। और किंग्स चार्ल्स थ्री के बाद जो बनने के चांसेस हैं फर्दर किंग, नेक्स्ट कौन बनेंगे? प्रिंस विलियम, जो इनका सन है क्वीन कैमिलिया और किंग्स चार्ल्स थ्री का। और जो किंग्स चार्ल्स थ्री है इनका जन्म हुआ था 1948 में। 1948 में। एंड आपको पता हो कि 35 करेंसीज अप्रोक्सीमेटली ऐसी हैं जिन पर क्वीन की फोटोग्राफ है। और 15 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि कॉमनवेल्थ रियलम का पार्ट है। मतलब ये सिर्फ यूके की क्वीन नहीं थी, ये 15 कंट्रीज की क्वीन थी। वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं? एंटीगुआ एंड बारबोडा, ऑस्ट्रेलिया, बहामा, बिलाइस, कनाडा, ग्रेनाडा, जमाइका, न्यूजीलैंड, पीएनजी, सेंट किट्स एंड निवाइस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट, और भी सोलोमन आइलैंड्स, यूके, बहुत सारी कंट्रीज की क्या थी? क्वीन थी। तो इसको हम बोलते हैं, इस टर्म को हम बोलते हैं कॉमनवेल्थ रियलम 15 कंट्रीज। ठीक है। अभी रिसेंटली जो बारबुडाज है वो भी कॉमनवेल्थ रियलम का पार्ट था, बट वो रिसेंटली अभी 2022 में इससे बाहर निकल गया, 21 एंड में। ठीक है। और वो रिपब्लिक कंट्री बन गए। अभी करंटली यूके की प्राइम मिनिस्टर का नाम है लिज ट्रुस। उन्होंने किसको हराया है? ऋषि सुनक को हराया है। और ये 4th प्राइम मिनिस्टर हैं कंजर्वेटिव्स की सिंस 2015। ये ब्रिटेन की 56th प्राइम मिनिस्टर हैं और ये जीती हैं 57.4 वोट्स के साथ। और ये पास्ट 11 मंथ्स से शी वॉज द फॉरेन मिनिस्टर। ऋषि सुनक, अभी क्वेश्चन राइज होता है कि क्यों नहीं जीते। कुछ मेजर रीजन जो आ रहे हैं वो क्या है? जो इनकी वाइफ है शी इज नॉट अ ब्रिटिश सिटीजन, इसलिए मतलब लोग ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि इनकी जो वाइफ है उनका जितना भी टैक्स है वो इंडिया में जाता है। और उसके अलावा मतलब इन्होंने काफी हाई टैक्स लगाया है हमारे लोगों पे। और इनकी जो वाइफ है उनका खुद का टैक्स इंडिया में ये फिल करते हैं। उसके अलावा इनके खुद के पास भी यूएस ग्रीन कार्ड है, थोड़ा इन्होंने हाइड किया, ये मतलब गार्डियंस वगैरह में न्यूज़पेपर्स में आ रहा है। तो ये सम ऑफ द रीजंस है। ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हॉट टॉपिक दैट इज कॉमनवेल्थ गेम्स। तो इंटरव्यू में कॉमनवेल्थ गेम्स से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं? कॉमनवेल्थ गेम्स कौन सा एडिशन था? 22nd एडिशन था। ये अभी कहाँ पे हुआ है? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। इस बार का जो मैस्कॉट है वो कौन है? बैरी, जो कि एक बुल है। ठीक है। और कॉमनवेल्थ कितने नेशंस हैं? टोटल 54 नेशंस हैं, बट पार्टिसिपेट 72 कंट्रीज की टीम्स ने किया था। ठीक है। उसके बाद इस बार फर्स्ट टाइम वुमेन क्रिकेट टी20 को शामिल किया गया और इसमें इंडिया की जो क्रिकेट टीम है उसने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है। इंडिया में टोटल 215 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया 15 स्पोर्ट्स में। और अगर हम ओपनिंग फ्लैग बीरर सेरेमनी की बात करें तो ओपनिंग फ्लैग बीरर्स कौन कौन थे? एक तो मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी प्लेयर है, और पीवी संधू जो कि एक बैडमिंटन प्लेयर है। और अगर हम क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स में तो उसमें फ्लैग बीयरर्स कौन कौन थे? एक तो थे निखत जरीन और एक थे शरद कमल। ठीक है। ये दोनों फ्लैग बीयरर्स थे। निखत जरीन एक बॉक्सिंग प्लेयर है और शरद कमल टेबल टेनिस प्लेयर है। ठीक है।
फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स हैमिल्टन कनाडा में हुए थे 1930 में। उस टाइम पे सिर्फ 6 स्पोर्ट्स होती थी। ठीक है, 2018 में जो हुए थे वो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। इंडिया ने एक ही बार ऑर्गेनाइज किए हैं 2010 में न्यू दिल्ली में। ठीक है, इस बार इंडिया ने कितने मेडल्स जीते हैं? इंडिया ने इस बार 61 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 22 गोल्ड है, 16 सिल्वर है और 23 ब्रॉन्ज है। जो लास्ट ईयर का एडिशन था 2018 का, उसमें इंडिया ने 66 मेडल्स जीते थे। ठीक है, और जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि लास्ट टाइम पे उन्होंने विड्रॉल ले लिया था इंजरी के कारण। ठीक है, और फर्स्ट मेडल जो इंडिया का कॉमनवेल्थ गेम्स में आया था वो किसका था? सांकेत सागर का, और वो सिल्वर मेडल था। और अगर पूछा जाए फर्स्ट गोल्ड मेडल कौन लेके आई थी इस बार के कॉमनवेल्थ गेम में, तो मीराबाई चानू। ठीक है, और सबसे ज्यादा मेडल्स इंडिया की वेट लिफ्टिंग रेसलिंग में आए हैं 6। इंडिया के सबसे ज्यादा मेडल्स रेसलिंग में आए हैं 6 गोल्ड। अगर मतलब गोल्ड की बात करें स्पेसिफिकली किस गेम में सबसे ज्यादा आए हैं, तो रेसलिंग में 6 आए हैं। और अगर हम इंडिया की ओवरऑल पोजीशन की बात करें, इंडिया ओवरऑल 4th पोजीशन पर है मेडल टैली में। फर्स्ट पे ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 178 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से गोल्ड है 67। ठीक है, इंडिया के गोल्ड कितने हैं? 22। और सेकंड पे है इंग्लैंड और थर्ड पर है कनाडा। ये भी पूछ सकते हैं होस्ट कंट्री कौन से नंबर पे है मेडल टैली में, तो सेकंड। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन इंडियन एज वेल एज वर्ल्ड इकोनॉमी। देखो, हमें सभी को नेगेटिव इम्पैक्ट्स तो बहुत सारे पता हैं कोविड के, बट क्या पता इंटरव्यू में आपको कुछ पॉजिटिव चीजें पूछ ले कि कोविड का क्या कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो देखो, मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बताने वाली हूँ। सबसे पहले कोविड के कारण हमें पता लगा है कि जेन्युइन रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, जेन्युइन बॉन्ड्स क्या होती हैं। उसके बाद कोविड के कारण जो हमारा लाइफस्टाइल है दैट हैज बीन मोर हाइजेनिक। हमें हाइजेनिक लाइफस्टाइल की इंपॉर्टेंस के बारे में पता लगा है। वैल्यू ऑफ लाइफ, वैल्यू ऑफ होममेड फूड, कनेक्शंस विद आवर एल्डर्स, काफी सारे न्यू बिजनेस वेंचर्स जहाँ पे टेक्नोलॉजी या ऑनलाइन कम्युनिकेशन चैनल्स इन्वॉल्व है, उसकी इमरजेंस हुई है। मोर ओवर वी आर अप्रिशिएटिंग 24/7 आर ड्यूटी ऑफ द वुमेन। मतलब हमारे मदर्स वगैरह के साथ हमारी अटैचमेंट बढ़ी है कि हम उनके काम को भी अप्रिशिएट करने लगे हैं कंपेरेटिवली। एंड रिमोट वर्किंग, मतलब वर्किंग फ्रॉम होम वाला कल्चर डेवलप हुआ है। डिजिटल इंडिया, यूपीआई, ये सारी चीजें हुई हैं, और एजुकेशन भी बहुत ज्यादा डिजिटलाइज हुई है। ठीक है, जिसकी वजह से जो ये सारी चीजें हैं रिमोट एरियाज तक पहुंच रही हैं डिजिटल इंडिया के थ्रू। नेक्स्ट नेगेटिव इम्पैक्ट्स तो हम सबको पता ही है बहुत सारे, जैसे एविएशन इंडस्ट्री, टूरिज्म, रेस्टोरेंट्स को काफी ज्यादा, ऑयल प्राइस वॉर्स, स्टॉक मार्केट क्रैशेस, जीडीपी श्रिंकेज। जैसे इंडिया का जो कोविड टाइम में हुआ था 23% हमारा जो ग्रोथ रेट था वो फेल हो गया था। 7% हमारी जो जीडीपी थी वो श्रिंक, 7% हमारी जो जीडीपी थी वो श्रिंक हो गई थी। और जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है दैट इज शोइंग अ के शेप रिकवरी। जो ये टर्म है, ये रघुराम राजन जी जो कि फॉर्मर गवर्नर है आरबीआई के, उन्होंने बताया था कि जो लार्ज कैपिटल फर्म्स है और टेक्नोलॉजी फर्म्स है वो तो अपवर्ड स्लोपिंग जा रही हैं, और ऑन द अदर हैंड जो स्मॉल बिजनेस है और पुअर या ब्लू कॉलर जॉब्स हैं या जो साइक्लिक जॉब्स हैं वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये के शेप रिकवरी है। कुछ सेक्टर्स तो बहुत ज्यादा बूम शॉक कर रहे हैं और कुछ सेक्टर्स बहुत ज्यादा डाउनफॉल में है, तो जिसकी वजह से जो गैप है दैट इज इंक्रीजिंग। सो दिस इज द के शेप रिकवरी। फर्दर बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, जैसे कि आपको पता है कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है पूरी वर्ल्ड की डॉलर के ऊपर। तो उसको कम करने के लिए, मतलब डी डॉलराइजेशन के लिए काफी सारे एस्पेक्ट्स आ रहे हैं। और आपको पता है कि सैंक्शंस हो गए हैं रशिया के ऊपर स्विफ्ट को लेके, वो मैं आपको भी बताती हूँ। अभी आजकल सुर्खियों में है रुपी रूबल ट्रेड, क्योंकि आपको पता है कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो रशिया का पीटर्सबर्ग सोशल कमर्शियल बैंक है उसने अपना अकाउंट येस बैंक के साथ खोला है, ताकि अच्छे से फैसिलिटेट हो सके रुपी रूबल बायलेटरल ट्रेड, जिससे हम बाईपास कर सकें यूएस डॉलर के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी, और इंश्योर कर सकें कि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन हो रही है या बिजनेस हो रहा है वो अनइंटरप्टेड हो रहा है। ठीक है, इसलिए एंड अलाउ इंडियन एक्सपोर्टर्स टू बी पेड इन इंडियन रुपीज फॉर देयर एक्सपोर्ट्स टू रशिया इंस्टेड ऑफ और कोई करेंसीज यूज करने के। ये क्यों है सब? क्योंकि ब्लॉक कर दिया था 7 रशियन बैंक्स को फ्रॉम असेसिंग द स्विफ्ट। स्विफ्ट क्या है आपको बताइए, स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसकी वजह से बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म हो जिससे ट्रांजेक्शन या इंटर क्रॉस बॉर्डर मतलब ट्रांजेक्शन हो सके। सो इसमें मेन जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है कि अगर रूबल की वैल्यू ऐसे ही घटती रही देन ट्रेडिंग मे नॉट हैपन बिकॉज द रूबल इन द इंडियन बैंक रशियन अकाउंट्स विल लूज इट्स वैल्यू। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है अभी कि हम फेयर एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड करें। और अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है कि अगर ये सब हो जाता है तो इससे जो रुपी है हमारा इंडियन रुपी है वो बहुत ज्यादा बॉल्स्टर करेगा, और जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो भी बच जाएंगे।
और उसके अलावा आजकल ये भी बातें चल रही हैं कि इंडिया सऊदी अरेबिया आपस में डिस्कस कर रहे हैं रुपी रियाल ट्रेड को। तो अगर ये सब कुछ होता है आने वाले टाइम में तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत ज्यादा अच्छा पॉइंट होने वाला है। नेक्स्ट है बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश के बारे में काफी ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। एक तो मेन चीज आजकल अभी ना रिसेंटली 1-2 दिन पहले एसबीआई ने मतलब बोला है काइंड ऑफ कि मतलब थोड़ा आ रहा है न्यूज में, ऑफिशियली नहीं ऐसी चीजें आ रही है कि उन्होंने बोला है कि एक्सपोर्टर्स को टू अवॉइड सेटलिंग डील्स विद बांग्लादेश इन डॉलर और एनी अदर करेंसीज, ताकि जो ढाका का फॉलिंग रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो कम ना हो। क्योंकि आपको पता है कि उनके पास जो इम्पोर्ट कवर है वो जस्ट 5 मंथ्स का भी बचा है। रिसेंटली अगर हम आज वेंसडे है, फ्राइडे के अकॉर्डिंग देखिए उनका जो रिजर्व है दैट हैज डिक्लाइन टू जस्ट $35 बिलियन, जिसकी वजह से उनका जो इम्पोर्ट कवर है दैट इज फॉर जस्ट 5 मंथ्स। और आपको पता है कि जैसे आइलैंड नेशंस हैं श्रीलंका वगैरह, उनका भी काफी ज्यादा अभी फाइनेंशियल क्राइसिस उन्हें फेस करने पड़ रहे हैं, और उनका जो सेंट्रल बैंक रिजर्व था वो जस्ट 1.7 बिलियन रह गया था। ठीक है, इतने इन्फ्लेशन के टाइम है, और पाकिस्तान को भी काफी ज्यादा सिचुएशन वर्स चल रही है वहां पे भी, क्योंकि वहां के भी सेंट्रल बैंक के रिजर्व जस्ट $8.6 बिलियन रह गए हैं, जिसकी वजह से उनके पास सिर्फ इतना ही पैसा है कि वो सिर्फ अपना 1 महीने का इम्पोर्ट कवर कर सकते हैं। ठीक है, और इंडिया की भी हालत अभी इतनी कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है दैट हैज फॉलन ओवर $80 बिलियन सिंस द यूक्रेन क्राइसिस विच इज 2 years लो। मतलब 2 सालों में इतना कम इंडिया का भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं रहा है। अभी तक ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, मतलब बांग्लादेश और जो ये इंडियन ढाका की जो क्या कहते हैं एक्सचेंज में। बट अभी अगर ऐसा कुछ होता है तो दैट इज वेरी गुड फॉर द इंडियन इकोनॉमी। तो अगर इंटरव्यू में आपको, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ लिंक चीजें ही हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आजकल ये सब चल रहा है, रूपी रूबल ट्रेड, रूपी और रियाल ट्रेड, एंड एज वेल एज रूपी एंड ढाका ट्रेड, ढाका नहीं सॉरी टका ट्रेड। ठीक है, ढाका तो कैपिटल है ना बांग्लादेश में। नेक्स्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पीएम नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने फर्स्ट असेंबली जब हुई थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, वहां पे एक आइडिया प्रपोज किया था। उस आइडिया का नाम क्या था? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। क्योंकि एक ही सन है, एक ही वर्ल्ड में एक ही ग्रिड होना चाहिए, मतलब ट्रांस नेशनल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइंग ग्रिड होने चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये कंसेप्ट किसके ऊपर बेस्ड है कि द सन नेवर सेट्स। ठीक है, और ये फाइनली लॉन्च हुआ था बाय द यूनाइटेड किंगडम्स इन पार्टनरशिप विद इंडियन सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन इंडिया। और इस ये मैंने अभी इसको यहाँ पे एड अप क्यों किया है, क्योंकि आपको पता है कि जो मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज हैं जो फॉल हो रही हैं दैट इज बेसिकली ड्यू टू द हाइक इन द फ्यूल प्राइसेस, जो बहुत ज्यादा बड़ा रीजन है इन्फ्लेशन का, फ्यूल प्राइसेस। तो फ्यूल, अभी फ्यूल हमारे पास जो मेन दूसरे सोर्सेज है उनसे हमें शिफ्ट होना पड़ेगा टू द रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसलिए ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ठीक है, अभी नेक्स्ट आपको हम पढ़ेंगे बांग्लादेश की क्राइसिस, श्रीलंका एंड पाकिस्तान क्राइसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंट ट्रेंड्स हैं, तो ये पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी है। बांग्लादेश क्राइसिस के बारे में पढ़ते हैं पहले। कहते हैं ये थर्ड कंट्री है हमारे रीजन का ही आफ्टर द श्रीलंका एंड पाकिस्तान, जिसने आईएमएफ के दरवाजे खटखटाए इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और ये भी लोन के लिए गया आईएमएफ के पास और रिक्वेस्ट किया है $4.5 बिलियन का लोन। ठीक है, और काफी सारी बाकी एजेंसीज के पास भी टर्न आउट हुआ है। मेन यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? पावर कट्स लग रहे हैं लंबे लंबे, रिस्ट्रिक्टेड यूज हो रहा है फॉरेन करेंसी का, फ्यूल राशनिंग चल रही है क्योंकि क्राइसिस बहुत ज्यादा है, कंटिन्यूसली जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो श्रिंक हो रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट्स हो रहा है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, डेली पेनिट्रेट हो रही है इनकी लोकल करेंसी इन कंपेरेटिव टू द यूएस डॉलर, और काफी ज्यादा इंटेंस एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं बांग्लादेश में। इसके बेसिकली मेन ऑब्वियसली दो ही रीजन है जो हर जगह चल रहे हैं, दैट इज नंबर वन द कोविड पेंडेमिक एंड द सेकंड इज द यूक्रेन रशिया वॉर, जिसका ग्लोबली बहुत ज्यादा वर्स्ट इंपैक्ट पड़ा है। इसको और ज्यादा डिटेल में अभी हम आगे करने वाले हैं। यहाँ की जो पीएम है शेख हसीना जी, उन्होंने काफी ज्यादा इम्पोज लगाया है कि हम अभी ना इम्पोर्ट करें लग्जरियस गुड्स, तो ये सारे इफेक्ट्स पड़ रहे हैं इकोनॉमी पे इसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट मुद्दा जो कि इंपॉर्टेंट है ईसीजीसी पीओ इंटरव्यू के लिए वो है मेन कॉजेज ऑफ श्रीलंका क्राइसिस। आपको पता है कि श्रीलंका में बहुत ज्यादा क्राइसिस, अभी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है और काफी सारी प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके मेन कॉजेज पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा करंट टॉपिक है अभी। तो मेन रीजन है एक तो रशियन और यूक्रेन की जो वॉर है, क्योंकि जो रशिया है दैट इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द श्रीलंकन टी प्रोडक्ट्स। ऑल्सो वॉर के कारण टूरिज्म सेक्टर में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है, और जो दोनों कंट्रीज है उसके कारण जो ये वॉर है इसके कारण ग्लोबल सप्लाई चेन ऑयल की और गैस की डिस्टर्ब हुई है, जिसकी वजह से श्रीलंका में क्राइसिस आए। सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? कोविड पेंडेमिक, क्योंकि जो श्रीलंका है उसका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है दैट इज द टूरिज्म।
जो कोविड है उसके कारण टूरिज्म बहुत ज्यादा फेल हुआ है, ठीक है। थर्ड रीजन इज शिफ्ट टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे गोटाबाया राजपक्षे, उन्होंने बैन कर दिया था कि अभी हम कोई भी इम्पोर्ट नहीं करेंगे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का या केमिकल का, क्योंकि वो चाहते थे कि एग्रीकल्चर को शिफ्ट कर दिया जाए टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग। और इस वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ज्यादा कोलैप्स हुआ है श्रीलंका में। और एक्सपोर्ट क्रॉप्स जो टी और रबड़ की थी वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली फेल होगी, और राइस प्रोडक्शन भी, जिसकी वजह से उनका वो एक्सपोर्ट तो क्या ही करते, उनके सेल्फ सफिशिएंसी के लिए भी सामान नहीं बच रहा था। और बहुत ज्यादा ओवर प्रिंटिंग ऑफ मनी हुई है श्रीलंका में, जिसके कारण डिवैल्यूएशन हो गई है श्रीलंकन रुपीस की, और कंट्रीब्यूट हुआ है टू द इन्फ्लेशन। और जो सरकार है उन्होंने क्या किया था, स्वीप कर दी थी टैक्स रिडक्शंस, जिसकी वजह से काफी लॉस हुआ इकोनॉमी को, और बहुत ज्यादा एक्सेसिव बोरोइंग्स हुई। सो दीज वर द मेन कॉजेज ऑफ द श्रीलंकन क्राइसिस, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है, अभी आपको पता है कि आरबीआई के न्यू पॉलिसी रेट्स आए हैं एज ऑन 5 अगस्त 2022। तो इंटरव्यू में लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट्स के साथ आपकी कुछ भी गेम पढ़ सकती है, तो आपको न्यू पॉलिसी रेट्स पढ़ के जाने हैं इंटरव्यू से पहले। तो सबसे पहले जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है एसएलआर, ठीक है, वो है 18%। और जो आपका रेपो रेट है, रेपो रेट इज 5.4%, एंड जो रिवर्स रेपो रेट है दैट इज 3.35%, 3.35%, ठीक है। उसके बाद जो कैश रिजर्व रेशियो है दैट इज 4.5%, और जो एमएसएफ और बैंक रेट है दीज आर 5.65%, और जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है वो है 5.15%। तो ये सारे रेट्स आपको लर्न करके जाने हैं बाय हार्ट बिफोर द इंटरव्यू, या जो भी उस टाइम पे जब आपका इंटरव्यू हो तो वो रेट्स होंगे वो आपको पढ़ के जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीआरआई दैट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि एक तरह से चाइना का डेट ट्रैप है, तो इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो चाइना का क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसकी वजह से वो काफी सारे नेशंस को डेट ट्रैप के जाल में फंसा रहा है। जो 35% ऑफ द चाइनाज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, पोर्टफोलियो है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, करप्शन स्कैंडल्स हैं, लेबर वायलेशंस हैं, इन्वायरमेंटल हजार्ड्स हैं, और काफी सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बट मोर देन 100 कंट्रीज ने साइन किया है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें रेलवे, पोर्ट्स, हाईवेज और काफी सारा अदर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडेड है। ये कब अनाउंस हुआ था, जब चाइना के 11th जिनपिंग थे प्रेसिडेंट, उन्होंने 2013 में इसको अनाउंस किया था। इसमें बेसिकली दो तरह के रूट्स हैं, एक तो है न्यू सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, एंड एक है मैरीटाइम सिल्क रोड। जो ये सिल्क रोड है ये रोड के लिए है, और ये जो मैरीटाइम है सी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो इसलिए इन्होंने 2015 में एक बैंक भी बनाया था दैट इज एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इंडिया इसके कभी भी समर्थन में नहीं रहा है बीआरआई के, दैट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसमें बेसिकली 6 कॉरिडोर्स हैं, और ये हैम्पर कर रहा है क्योंकि इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है, क्योंकि जो इसका वन ऑफ द कॉरिडोर है दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये पास हो रहा है हमारे पीओके से, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और बलूचिस्तान वाला एरिया वहां से। इसलिए इससे इंडिया की जो टेरिटोरियल सोवरेनिटी है उसको खतरा है, इस वजह से इंडिया कभी भी बीआरआई को सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो सकता है वन चाइना पॉलिसी से, क्योंकि ये हमेशा न्यूज में रहती है वन चाइना पॉलिसी। तो आज हम जानेंगे वन चाइना पॉलिसी के बारे में। देखो जो ताइवान है, ताइवान मतलब रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो अपने आप को डेमोक्रेटिक मानता है, सेल्फ रूल कंट्री मानता है। हाउएवर जो वन चाइना पॉलिसी है वो बोलती है कि जो ताइवान है दैट इज द पार्ट ऑफ मेनलैंड चाइना। यही है वन चाइना पॉलिसी। चाइना बोलता है कि जो ताइवान है दैट इज द पार्ट ऑफ मेनलैंड चाइना। तो कंफ्यूज नहीं होना, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है दैट इज मेनलैंड चाइना, जिसको हम आज का चाइना बोलते हैं, एंड जो आरओसी दैट इज रिपब्लिक ऑफ चाइना दैट इज ताइवान, ठीक है। और इसके साथ एक ना रेजोल्यूशन लिंक्ड है वन चाइना पॉलिसी से, वो रेजोल्यूशन का नाम है नगोया रेजोल्यूशन। तो इसमें क्या था, 1979 में आईयूसी दैट इज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था, और इसमें रिकॉग्नाइज किए गए थे कि जो ताइवान प्लेयर्स हैं उनको चाइनीज तापी ओलंपिक कमेटी के अंडर ही रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और अभी मैं आपको रिसेंट बिल्कुल आज की न्यूज बता देती हूँ। उसमें क्या है कि आपको पता है कि क्वीन की डेथ हो गई है, जिसकी वजह से चाइना ने मतलब जो यूके है उसने इनवाइट किया है काफी सारे लोगों को, तो वहां पे ताइवान को भी बुलाया गया था। वहां की जो उनकी कंडोलेंसेस बुक है उस पे लिखने के लिए, क्वींस कंडोलेंसेस में लिखने के लिए। तो चाइना बोलता है कि ये चीज डिसग्रेसफुल है, क्योंकि अभी मतलब चाइना और जो ताइवान है वो एक ही है, वन चाइना पॉलिसी, ठीक है, वही चीज। नेक्स्ट है अभी इंडिया का क्या स्टैंड है ऑन द रशिया यूक्रेन वॉर, ये भी पूछा जा सकता है। तो इंडिया का जो रिस्पॉन्स है, इंडिया ने किसी का नाम नहीं लिया, बट इंडिया कंडेम करता है सिविलियन किलिंग्स को। उसने कोई नेम कॉल नहीं किया, बट वो स्टिल कंडेम करता है सिविलियन किलिंग, ऐसे जो मतलब लोग मर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट स्टिल ऑन द अदर हैंड जो इंडिया है वो एब्सटेन कर रहा है यूएन वोटिंग से, ठीक है। और इंडिया का जो स्टैंड है वो न्यूट्रल है, वो ना ही यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है ना ही रशिया को सपोर्ट कर रहा है। इंडिया को जो स्टैंड है दैट इज न्यूट्रल।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो इंडिया और चाइना है उनके लेटेस्ट रिलेशनशिप्स क्या है। तो जो अभी इंडिया और चाइना की रिलेशन एंड दे आर इन द स्टेट ऑफ लिम्बो, मतलब कोई इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस भी नहीं है और कोई इतनी ज़्यादा डिटोरेशन भी नहीं है, मतलब नॉर्मल जैसे पहले चल रहा है वैसे ही है, मतलब ठीक है। अभी मेनली जो चीज़ें हुई हैं अभी रिसेंट इंडिया चाइना के बीच में वो क्या है कि जो PP 15 पॉइंट था, मतलब गोगरा हॉट स्प्रिंग्स था, उसमें इंडिया चाइना की डिसएंगेजमेंट हुई है क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी फोर्सेस को पीछे कर लिया है। क्योंकि अभी आपको पता है कि SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट है वो होने वाली है, वो हो चुकी है, मतलब समरकंद उज्बेकिस्तान में। तो उसके रिगार्डिंग उससे पहले इन्होंने डिसएंगेजमेंट कर लिया है PP 15 से, जो कि है गोगरा हॉट स्प्रिंग्स। और आपको पता है कि अभी इंडिया चाइना में जो मेन, मतलब जो मेन फैक्टर अभी लड़ाई का चल रहा है वो क्या है, इशू ऑफ इट्स कंपनीज, स्पेशली द टेलीकॉम एंड द ऐप इंडस्ट्रीज, जिसमें इंडिया ने डिसीजन लिए थे ना काफी ज्यादा बैन वगैरह के, उसकी वजह से ये मेन चीजें चल रही हैं। नेक्स्ट है सुन त्सु द आर्ट ऑफ वॉर। ये एक मतलब राइटर है, इन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी है, ये चाइनीज जर्नल थी और मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, राइटर, फिलोसफर हैं चाइना की। और ये इनकी जो बुक है इसमें कंटिन्यूसली इन्फ्लुएंस कर रही है ये वर्ल्ड को, इंक्लूडिंग कल्चर, पॉलिटिक्स, बिजनेस, स्पोर्ट्स एज वेल एज द मॉडर्न वॉरफेयर। इस बुक में टोटल 13 चैप्टर्स हैं। इसकी वन एक कोट है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, दैट इज अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई एज दे आर सीज्ड। ठीक है। नेक्स्ट तालिबान के बारे में पूछा जा सकता है, दिस इज आवर लास्ट टॉपिक फॉर द ECGCPO इंटरव्यू। तो तालिबान का क्या है सीन कि 11/9, मतलब 9/11 की जो घटना हुई थी यूएस में, मतलब 11 सितंबर 2001 में टेररिस्ट अटैक हुआ था अमेरिका में, जिसमें 3000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो एक मंथ के बाद जब ये हुआ तो यूएस ने एयर स्ट्राइक कर दी अफगानिस्तान में, जिसको जाना जाता है ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम के नाम से। तो इस अटैक के बाद नाटो ने कोलिजन कर लिया और डिक्लेयर कर दी वॉर ऑन, नाटो की ट्रूप्स ने डिक्लेयर कर दी वॉर ऑन अफगानिस्तान। तो उस टाइम पे यूएस ने डिसलॉक कर दिया तालिबान रिजाइम को और एक तरह से ट्रांजिशनल गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर ली अफगानिस्तान में। तो 2020 के दोहा टॉक्स में यूएस ने बोला कि हम अपनी फोर्सेस वापस विड्रॉ कर लेंगे। तो जुलाई 2021 में यूएस ने क्लेम करके अपनी विड्रॉ कर ली 90% ऑफ द ट्रूप्स, और उसी टाइम पे तालिबान ने क्लेम कर लिया ओवर द 85% ऑफ द अफगान रीजन। तो इंडियंस से को वहां से बचाने के लिए जो, क्योंकि अशरफ गनी वहां के जो प्रेसिडेंट थे वो वहां से भाग गए, ठीक है। तो उस टाइम पे इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए जो ऑपरेशन चला दैट वाज ऑपरेशन देवी शक्ति। कंफ्यूज नहीं होना, जो रशिया के टाइम पे चला था, रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम, दैट वाज ऑपरेशन गंगा। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड which I felt the important topics for the ECGC PO interview.